स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पे, जहां पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो इस चैनल पे हम लोगों ने 9th के वन शॉट्स विद एक्सपेरिमेंट डालना स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हमारे पास मैटर इन आवर सराउंडिंग के हमने एक्सपेरिमेंट्स के साथ, वो भी ऐसे वैसे नहीं, बहुत प्यारे एक्सपेरिमेंट्स के साथ वन शॉट अपलोड किया है। आप जाके चेक कर सकते हैं। और मैं यकीन से कह सकता हूँ, एक एक एक्सपेरिमेंट जब आप देखोगे, साथ में कंसेप्ट को पढ़ोगे, तो जीवन भर याद रहेगा। अब क्योंकि हमने इस चैप्टर का वन शॉट यहाँ पर डाल दिया था और बात हुई थी कि वन शॉट अलग से करेंगे एंड क्वेश्चन एंड आंसर अलग से करेंगे, तो यहाँ पे 9th के क्वेश्चन आंसर्स में लेके आया हूँ। एमसीक्यूज भी है और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, क्योंकि थियोरेटिकल बेस्ड है। अगर ये मोशन चैप्टर का जब वन शॉट डाला जाएगा तो एमसीक्यूज का ही अलग एक सेक्शन बनेगा और सब्जेक्टिव का अलग। लेकिन ये थियोरेटिकल चैप्टर है, न्यूमेरिकल इसमें एज सच है नहीं, केल्विन टू सेल्सियस वाले हैं बस, तो इसलिए यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आए हैं कुछ कुछ, लेकिन हमारे पास कुछ कुछ एमसीक्यूज भी हैं। तो चलिए, जैसे सवाल आपके सामने आएंगे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब जब आपके सामने कोई एमसीक्यू आएगा, वीडियो को पॉज कर लें और उसका खुद से आंसर पहले मन में सोच लें और फिर वीडियो को आगे प्ले करें, तो ज्यादा मजा आएगा काम करने में, और कुछ नहीं है बस। ठीक है, चलो भाई। अच्छा, अगेन अगर आपको क्वेश्चन एंड आंसर शुरू करना है तो इससे पहले आपने वन शॉट या ये चैप्टर कहीं ना कहीं किया हुआ हो, चाहे हमसे किया हुआ हो। अगर हमसे किया है तो और ज्यादा मजा आएगा, बिकॉज हम कनेक्ट कर पाएंगे। मैं बोलूंगा कि यार देखो, ये बात मैंने वहां बताई थी, ये बात मैंने वहां बताई थी, तो ज्यादा मजा आएगा। कहीं और से भी किया तो एक ही बात है, ऑब्वियस सी बात है, या आपने खुद से भी पढ़ा है या कहीं ट्यूशन पढ़ते हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, लेकिन चैप्टर किया हुआ होना चाहिए, तब जाके सवाल करने के मजा ज्यादा आएगा। चलो अब, तो सबसे पहला सवाल हमारे पास आता है यहाँ पे, ये द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो इज यूनिक टू फ्लूइड्स। हम सब ने पढ़ा है कि जो फ्लूइड्स होते हैं वो है जो बहते हैं। अब जो बहते हैं तो वो लिक्विड भी हो सकते हैं और वो गैस भी हो सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द फ्लूइड्स? ओनली गैसेस बिहेव लाइक फ्लूइड्स। गलत है, बिकॉज गैसेस के साथ साथ लिक्विड्स भी फ्लूइड होते हैं। गैसेस एंड सॉलिड्स बिहेव लाइक फ्लूइड, तो गलत है। गैसेस एंड लिक्विड्स बिहेव लाइक फ्लूइड्स, ओनली लिक्विड्स, तो ये हमारा यहाँ पे सी आंसर करेक्ट होता है। बिकॉज जो गैसेस होती हैं और जो लिक्विड्स होते हैं वो दोनों ही फ्लूइड की तरह बिहेव करते हैं, बिकॉज दे कैन फ्लो इजीली। ड्यूरिंग समर वाटर कैप्ट इन अर्थन पॉट बिकम्स कूल। अब ये सवाल सब्जेक्टिव फॉर्म में भी जितना इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट ये वाला भी है। सब्जेक्टिव फॉर्म में तो ये काफी बार पेपर में आ रखा, और हमने डिटेल में इसके ऊपर डिस्कशन की थी कि अर्थन पॉट पे छोटे छोटे छेद होते हैं जिनसे पानी कॉन्टिन्यूसली बाहर आता रहता है, और वो बाहर सरफेस पे आके इवेपोरेट होता है। इवेपोरेट होने के लिए वो लेटेंट हीट लेता है, जिससे कि कूलिंग कॉज होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, इस फिनोमिना को हम लोग इवेपोरेशन कहते हैं। डिफ्यूजन बहुत अलग है, ट्रांसपिरेशन बहुत अलग है, ऑस्मोसिस बहुत अलग है। तो इवेपोरेशन है, इसका पूरा नाम होना चाहिए था कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन, बट ऑब्वियस सी बात है, हाँ, अगर मेरे पास ऑप्शन में होता इवेपोरेशन या लेटेंट हीट एक्सट्रैक्टेड ड्यूरिंग द इवेपोरेशन, तो मैं उसको टिक करता, बट अभी ऑब्वियस सी बात है इवेपोरेशन। चलो आओ, अ फ्यू सब्सटेंसेस आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपको बताना है करेक्ट कौन सी है। देखो, आप सबको पढ़ाया गया था कि जो सॉलिड्स होते हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी सी कम होती है, और गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होती है। ये यूनिवर्सली लागू होता है। देर आर सम एक्सेप्शनल केसेस अलग अलग लेवल पे, बट जनरली सॉलिड्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड्स की उससे कम, और गैसेस में तो बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। अब यहाँ पे हमारे पास एयर है, शुगर है और वाटर है, जिसमें शुगर हमारे लिए सॉलिड हो जाएगा। तो शुगर की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होनी चाहिए, जो कि सिर्फ इधर है, फिर वाटर और फिर ऑक्सीजन, जो कि ये गैस है। तो अगेन यहाँ पे सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाता है। बहुत सिंपल सा सवाल है। अगला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी। अब यहां पे भी आपको दो बातें, देखो, काइनेटिक एनर्जी का मतलब पता आया था, जब भी कोई पार्टिकल मूव करते हैं तो उनके पास मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। अब इनमें सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसके पास होने वाली है? तो मैं, देखो, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सवाल कर रहे हैं, साथ साथ टॉपिक को भी रिवाइज करना बहुत जरूरी है। अब अगर मैं आपको याद दिलाऊं, तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, ये तो तय है। और वैसे भी साइड बाय साइड अगर ऐसे बात करें तो गैसेस, लिक्विड और सॉलिड में सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी होती है? गैसेस की।
अगर टेम्परेचर के रिस्पेक्ट से बात, मान लो दो लिक्विड्स हैं, सेम लिक्विड है पानी पानी, लेकिन एक का टेम्परेचर 25 है, एक का 60 है, तो 60 का जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है, पता ही होगा। लेकिन अगर मान लो 100 पे ही हमारे पास पानी और 100 पे हमारे पास भाप है, तो भाप के पास ज्यादा हो गया ना, बिकॉज गैसेस। तो यहाँ पे ये तो तय है कि 0 डिग्री तो किसी भी हाल में आंसर हो ही नहीं सकता, बिकॉज जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम भी है, वाटर भी है। तो याद करो, इसके ऊपर एक डिस्कशन हुआ था कि अगर आपके हाथ पे भाप भी गिर गई 100 डिग्री सेल्सियस पे और पानी भी गिर गया 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो कौन ज्यादा जलाएगा? तो आंसर आया था भाप, क्योंकि भाप के पास एक एक्स्ट्रा हीट होती है, उसका नाम क्या है? नाम क्या है? नाम क्या है? बिल्कुल सही बात है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन उसका नाम है। चलिए, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज डायरेक्टली रिलेटेड है, देखा अभी यही करा है। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस किस से है? क्या टेम्परेचर के है? बिल्कुल है। क्या प्रेशर के? नहीं, प्रेशर के तो इनवर्सली है। तो आंसर आ जाता है कि टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। डन। Which of the following phenomena always results in cooling effect? कूलिंग इफेक्ट किससे होगा? तो क्या इवापोरेशन के लिए हमें हीट चाहिए होती है? तो जब जब इवापोरेशन होगा तब तब कूलिंग कॉज्ड होगी, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है जी। तो आंसर है इवापोरेशन। अब अगर मैं आपको रिवाइज करवाऊं, तो जब भी इवापोरेशन होगा हमें चाहिए होगी एक हीट जिसका नाम होता है लेटेंट हीट। पूरा नाम होगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। पूरा नाम होगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जब भी पानी इवेपोरेट होता है, कोई भी लिक्विड इवेपोरेट होता है, तो वो लेटेंट हीट खींचता है ना, किससे खींचता है? जिसके साथ वो कांटेक्ट में होता है, तो उसकी वजह से वो पैदा करता है कूलिंग इफेक्ट। तो इसका आंसर कूलिंग इफेक्ट हो जाएगा। Which condition out of the following will increase the evaporation of water? अब इवेपोरेशन का रेट कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? तो आंसर है इवेपोरेशन का रेट 5 फैक्टर पे पड़ता था। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस किस पे था? टेम्परेचर पे था, विंड स्पीड पे था और सरफेस एरिया पे था। यानी इन तीनों के बढ़ने पे रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ता था। लेकिन बाकी दोनों के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। बाकी दोनों कौन थे? प्रेशर और ह्यूमिडिटी। तो प्रेशर और ह्यूमिडिटी के बढ़ाने पे रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होता है, लेकिन टेम्परेचर, सरफेस एरिया और विंड स्पीड के बढ़ाने पे रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो बढ़ता है। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर के साथ बढ़ेगा, यस। डिक्रीज इन टेम्परेचर के साथ गलत है, क्योंकि इसके साथ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेस एक्सपोज्ड सरफेस एरिया, नहीं, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो बढ़ेगा। एडिंग कॉमन सॉल्ट, नहीं, सॉल्ट डाल दोगे तो ये आपको बड़े होके पढ़ना है। वैसे एज सच तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट अगर बड़े स्केल पे बात करूं 12th में जाके आप देखोगे कि थोड़ा सा फर्क पड़ता है इवेपोरेशन पे। बट हाँ, अभी के लिए हमें तो इंक्रीज, बल्कि कम होगा, नमक डालने पे आगे जाके पढ़ोगे कम होगा। बट ये तो पक्का है कि टेम्परेचर के बढ़ने पे इवेपोरेशन का जो रेट है वो बढ़ता ही बढ़ता है। डन। चलो अगला सवाल, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन वी कैन बॉयल वाटर एट रूम टेम्परेचर? अब अगर आप दाढ़ी वाले सर को फॉलो करते हो इंस्टाग्राम पे, तो वहां पे मैंने 1 मिनट में एक रील डाली थी कि अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि पानी उबल रहा है, बॉइलिंग वाटर है, तो क्या इसका मतलब 100% है कि वो गर्म होगा? तो मैंने कहा था नहीं। बॉइलिंग जो है, अगर मैं आपसे पूछूं कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो नाइन्थ का बच्चा हमेशा बोलेगा कि जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। बट ये बात पता है क्या है? ये एट सी लेवल हो रहा है। और बड़े होके आपको डिटेल में पढ़ना है कि आसपास के प्रेशर पे भी डिपेंड करता है कि पानी कितने पे बॉईल होगा। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि पानी को हम 80 पे भी बॉईल, मैं इवेपोरेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वेपराइजेशन में बॉइलिंग की ही बात कर रहा हूं कि पानी को उबाला जा सकता है 50 पे भी, 30 पे भी, 20 पे भी। और बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि अगर मैं आसपास वैक्यूम क्रिएट कर दूं, तो जिस भी टेम्परेचर पे आप हो उसी टेम्परेचर पे पानी जो है वो उबलने लग जाएगा। यानी उबलना जो है वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, आसपास के प्रेशर पे भी करता है। तो अगर मैं एक पानी का कंटेनर ले लूं और आसपास वैक्यूम क्रिएट कर दूं, वैक्यूम से मेरा कहने का मतलब क्या है कि मैं आसपास से सारी एयर ही हटा दूं, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा भाई कि वहां पे पानी जो है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ गए? तो क्या
सॉरी यार, मैं बाहर बच्चों का बहुत ज़्यादा शोर था, मैं उनको चुप करा के आया हूँ इसके लिए मुझे वीडियो में कट मारना पड़ा। हाँ, मैं यहाँ पे क्या समझा रहा था, सॉरी, मैं यहाँ पे समझा रहा था कि जब भी हम बॉइलिंग की बात करते हैं तो हमें हमेशा लगता है कि पानी 100 पे बॉयल होगा, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। पानी जो है वो 100 के नीचे भी बॉयल हो सकता है, बस आपको आसपास का जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है उसे कम करना होगा। तो सवाल क्या है, क्या हम पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पे तो उबाल ही सकते हैं, क्या हम उसको रूम टेम्परेचर पे भी उबाल सकते हैं? तो आंसर है हाँ, जब हम लोग लो प्रेशर कर देंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे तो सेम पे बॉयल होगा, हाई प्रेशर पे नहीं। तो आंसर है लो प्रेशर पे, अगर आसपास का प्रेशर लो कर देंगे। अब इसके ऊपर एक और खतरनाक सवाल अगर मैं पूछूं, तो अगर आप पहाड़ों पे जाते हो तो आपको पता होगा शायद कि आसपास का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से पानी का उबलना आसान हो जाता है एट हायर एल्टीट्यूड, है ना। चलो डन है। अगला सवाल आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोथर्मिक। आई होप आपको दो प्रोसेस के नाम पता हो, एंडो और एक्सो। बायो में आपको एंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस पढ़ाया गया होगा, और बचपन में शायद आपने एंडो और एक्सो का मतलब सीखा होगा। एंडो का मतलब होता है गेन, तो एंडोथर्मिक का मतलब हो गया हीट गेन करना, जिसको हीट चाहिए हो। और एक्सो का मतलब होता है लॉस, है ना। ये आपने बायो में सेल चैप्टर में भी पढ़ा होगा, मुझे पूरा यकीन है। एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस, या एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस भी। अब एक्सो का मतलब क्या होता है, लॉस। तो अगर एक्सोथर्मिक कहीं पे लिखा हुआ है तो मतलब हीट का लॉस हो रहा है, और एंडोथर्मिक का मतलब है हीट गेन, मतलब जिसमें आपको उसे हीट देनी पड़ रही है, जिस प्रोसेस में आपको उसे हीट देनी पड़े। तो फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब होता है सॉलिड से लिक्विड जाना। तो सॉलिड से लिक्विड जाने के लिए क्या आपको हीट देनी पड़ेगी? यस, तो ये तो एंडोथर्मिक हो गया। पर हमें चुनना है जो एंडोथर्मिक नहीं है। क्या वेपराइजेशन में आप उसे लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करते हो? तो आंसर है हाँ, और इसमें भी हीट लगती है, तो ये भी एंडो हो गया। और इवेपोरेशन में भी आपको पता है लिक्विड से गैस जाना होता है, बस फर्क ये है कि बॉइलिंग पॉइंट से नीचे जाना होता है, बट हीट तो इसको भी चाहिए होती है, तो ये भी एंडोथर्मिक हो गया। तो नन ऑफ दीज इसमें आंसर होगा, इसमें ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं है जो एंडोथर्मिक नहीं है, तीनों के तीनों एंडो है। हाँ, अगर यहाँ पे फ्रीजिंग आता, ठंडा करना है ना भैया, तो हीट निकलती इसमें से, तो फिर ये हो जाता हमारे पास एक्सोथर्मिक। बट अभी के लिए चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग रेट ऑफ इवेपोरेशन का इफेक्ट, मैंने आपको कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि जो इनसॉल्युबिलिटी है ये इफेक्ट तो करती है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, आगे जाके पढ़ेंगे। तो अभी के लिए तो हमारे लिए फैक्टर में कंसीडर भी नहीं होता। हाँ, विंड स्पीड, सरफेस एरिया और टेम्परेचर ये सब अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ इवेपोरेशन को, लेकिन जो रेट ऑफ इवेपोरेशन को अफेक्ट नहीं करता है वो है इनसॉल्युबल हेवी इंप्योरिटीज, ये हमारे लिए अफेक्ट नहीं करती, आगे जाके थोड़ा बहुत ही अफेक्ट करेंगी, लेकिन वो अफेक्ट ना के बराबर होगा। डन है। चलिए अगला, अच्छा यहां पे हमारे पास शुरू हो जाते हैं अब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने के लिए ऑब्वियस सी बात है मार्क्स डिपेंड करते हैं कितने नंबर का सवाल आएगा, लेकिन यहां पे मैं इनको पॉइंटर्स की फॉर्म में, फ्लो चार्ट की फॉर्म में इस आंसर को एक्सप्लेन कर दूंगा। सवाल क्या है, आओ जरा एक बार देखते हैं। अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर। अच्छा यार, पहली बात तो सॉरी, मेरे घर से थोड़ी बहुत बाहर से आवाजें आ सकती है क्योंकि मेरी मदर का आज बर्थडे है। मतलब जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तब तक तो बर्थडे खत्म हो चुका होगा, लेकिन स्टिल मेरी मदर का आज बर्थडे है, तो घर में काफ़ी लोग आए हुए हैं। बट मुझे ये रिकॉर्डिंग करनी बड़ी ज़रूरी थी क्योंकि ये कल अपलोड भी होनी है, तो इसलिए, तो इसके लिए थोड़ा सा एक्सक्यूज़ करना, मैं वैसे मना करके आ चुका हूँ लोगों को। हाँ, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल। कह रहे हैं एक स्विमिंग पूल में एक डाइवर जब छलांग मारता है तो पानी को आराम से काट देता है, तो इससे पानी की कौन सी प्रॉपर्टी सामने आती है? देखो बड़ा बड़ा हैरान कर देने वाली बात है कि मैं कभी कभार, क्योंकि आपको पता होगा शायद मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, 15-16 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो हमारे पास बहुत सारे स्कूल के बच्चे आते हैं। तो बहुत बार कई टीचर्स जो बच्चों को स्कूल में इसका आंसर लिखवाते हैं, बड़ी हैरानी वाली बात है कि वो ये आंसर लिखवाते हैं कि पानी के पार्टिकल्स में गैप होता है। क्या आपको लगता है कि पानी के पार्टिकल्स में गैप होने की वजह से आप उनको दूर कर पा रहे हो? आंसर है नहीं, बिल्कुल गलत बात है। ये एक सेकेंडरी रीजन है कि पानी के पार्टिकल्स में गैप होता है, बट मेन रीजन क्या है? आपको पानी के पार्टिकल्स को अलग करना है। तो आपको ऐसे आंसर फ्रेम करना होगा कि पानी, पहली बात तो वाटर जो है, मैं एक फ्लो के फॉर्म में आंसर दे रहा हूं, वो एक लिक्विड है, और लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें बहुत ही ज्यादा लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है।
यानी कि लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा कम होती है, और बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से उनको दूर करना आसान होता है, इजी टू सेपरेट। हाँ, आप ऐसे जरूर लिख सकते हो कि पार्टिकल्स दूर होते हैं जिसकी वजह से उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, लेकिन भाई साहब ये तो लिखना ही पड़ेगा, इसके बगैर तो आंसर अधूरा हो जाएगा। समझ गए? चलो, गिव रीजन वाई पहला सवाल पूछा गया है। अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज कैप्ड। आपसे एक सवाल पूछा गया था जब हम वन शॉट कर रहे थे, अगर आपको याद हो, अगर आपने देखा हो, नहीं भी देखा है तो कोई बात नहीं। सवाल था कि अगर मेरे पास एक कंटेनर जिसमें मैं कोई भी सॉलिड भरूं तो मैं कभी भी उसे पूरा नहीं भर पाऊंगा। सिमिलरली अगर मैं उसके अंदर कोई लिक्विड भरता हूं तो भी मैं उसे पूरा नहीं भर पाऊंगा, लेकिन अगर मैं किसी भी कंटेनर में गैस भरता हूं तो वो हमेशा कंटेनर को पूरा भर देगा। कैसे? बिकॉज मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, जैसे कि वैसे तो यहाँ पे मेरे पास गंगा जल पड़ा हुआ है, बट मान लो एक कंटेनर है। अब इस कंटेनर में ऊपर वाली जगह खाली है, बट इस खाली जगह पे भी क्या तो होगा यार, दिल पे हाथ रख के बताओ, हवा तो होगी ना यार, बिकॉज हवा तो हर जगह है, उसके पार्टिकल्स तो फ्रीली हर जगह मूव कर सकते हैं। तो गैसेस के पार्टिकल्स आप ऐसे लिख सकते हो कि पार्टिकल्स ऑफ गैस कैन मूव फ्रीली। अब अगर पार्टिकल्स ऑफ गैस मूव कर सकते हैं फ्रीली, तो क्या ऐसा कहना ठीक है कि वो एग्जिस्ट कर सकते हैं हर जगह? अगर वो हर जगह एग्जिस्ट कर सकते हैं, कंटेनर की मैं बात कर रहा हूं, कैन एग्जिस्ट हर जगह, कैन एग्जिस्ट एवरी वेयर। अब एवरीवेयर का मतलब क्या? कंटेनर में वो हर जगह एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब अगर वो कंटेनर में हर जगह एग्जिस्ट कर सकते हैं तो वो कंटेनर को पूरा भर भी सकते हैं। अगर आपको इसका आंसर फ्रेम नहीं करना आ रहा तो मैं बोल सकता हूं, चाहे आप रोक रोक के लिख लो, एज पार्टिकल्स ऑफ गैस have very less force of attraction between the particles, so particles can move easily in all possible directions and hence can exist in each and every part of the container at the same time. That is why particles can fill the container completely. अब अगर अगला सवाल पूछे, अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। चलो ये एक सवाल पूछता, एनसीईआरटी का सवाल है। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं कि आप इस रिमोट को सॉलिड कब बोलोगे? आपके हिसाब से ये सॉलिड कब कहलाया जाएगा? तो आंसर है ये सॉलिड कहलाया जाएगा तब जब इसके पार्टिकल्स बहुत टाइटली पैक्ड होंगे, लेकिन वो तो दिखेंगे नहीं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये सॉलिड है तो आपके हिसाब से सॉलिड कब होगा? हमने सॉलिड की परिभाषा क्या पढ़ी थी? हमने पढ़ा था कि सॉलिड वो है जिसकी शेप जो है फिक्स्ड है, जिसकी वॉल्यूम जो है वो भी फिक्स्ड है। अब आप मुझे बताओ, क्या इसकी शेप और इसकी वॉल्यूम फिक्स्ड है? अगर ये सामने पड़ा हुआ है तो इसकी शेप और इसकी वॉल्यूम फिक्स्ड है क्या? हाँ, तो इसका मतलब है ये सॉलिड है। सिंपल सा लॉजिक है। तो क्या मैं इसमें सीधा सीधा लिख सकता हूं कि वुडन टेबल जो हमारे पास है भाई, इसकी जो शेप है ये फिक्स्ड है, इसकी वॉल्यूम जो है ये भी फिक्स्ड है, जिसकी वजह से टेबल जो है वो एक सॉलिड है। सिंपल सा लॉजिक है यार, ज्यादा कुछ तिगड़मबाजी है ही नहीं यहाँ पे। डन है भाई। इसका आंसर भी फ्रेम कर सकते हो यार, बहुत सिंपल है। एज शेप एंड साइज ऑफ सॉलिड इज फिक्स, जिसकी वजह से ये एक एज शेप एंड साइज एंड वॉल्यूम ऑफ वुडन टेबल इज फिक्स, जिसकी वजह से ये एक सॉलिड कंसीडर किया जाएगा। बात समझ में आती है? सिंपल है, पक्की बात है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आता है हमारे पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। अब ये सवाल आप सबको पता है बहुत इजी है, बहुत बार एग्जाम में आए भी हुए हैं, और इस साल भी आपको एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे एक आध नंबर में। तो सबसे पहले हमारे पास बस इसको करने का तरीका, क्योंकि ये एमसीक्यू नहीं है, यहाँ पे ये एक सब्जेक्टिव सवाल के फॉर्म में आया, तो इसे करने का बस एक बार तरीका देख लो। तो अगर मुझे सेल्सियस में निकालना है तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस स्केल। तो उस केस में मुझे कैसे करना होगा, जो भी मेरे पास टेम्परेचर केल्विन में है मुझे उसके अंदर से बस 2, अगर आप एक स्टेटमेंट और ऐड कर दोगे तो मजा ही आ जाएगा। यहाँ पे लिख देना टेम्परेचर इन केल्विन स्केल,
और केल्विन स्केल में से हमें माइनस कर देना है 273। तो 300 में से 273 अगर मैं माइनस कर देता हूं तो 27 डिग्री सेल्सियस आ जाता है। ऐसे ही ये वाला पार्ट भी कर लेना, बी पार्ट है ना, बहुत सिंपल सा है। लेकिन ये सवाल थोड़ा अलग है, आपसे पूछा है कि पानी की फिजिकल स्टेट क्या होती है 250 डिग्री सेल्सियस पे। तो हम सबको पता है कि 100 पे पानी बॉयल हो जाता है, और ऑल्दो 100 अगर पूछा होता तो 100 पे वो स्टीम भी रहता और वो लिक्विड भी हो सकता था, मतलब वाटर जो है वो दोनों स्टेट में हो सकता है 100 पे, और 0 पे भी वो सॉलिड और लिक्विड दोनों में हो सकता है। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर 250 है, तो 250 में तो ऑब्वियस सी बात है वो गैस या स्टीम की फॉर्म में होगा, स्टीम कह लो या गैस कह लो, है ना, वो इस फॉर्म में होगा। और वहीं पे अगर हमसे पूछा है 100 डिग्री सेल्सियस, तो वो लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो इधर लिक्विड, वो लिक्विड में भी हो सकता है और गैस, वो गैस में भी हो सकता है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं, ये बात आप जानते हो। चलो अगला सवाल था, व्हाई डज आवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल या फिर परफ्यूम ऑन इट। देखो सबसे पहली चीज, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही चीजें हमें ठंडक पहुंचाती है। अगर आपके हाथ पे पानी भी गिरा होगा और आप फूंक मारोगे, पंखे के नीचे बैठोगे, तो भी आपको ठंडक तो महसूस होगी। लेकिन यहाँ पे जो ये स्पेशल लिक्विड्स कुछ नाम दिए गए, वो बहुत ज्यादा ठंडक पैदा करते हैं, वो महसूस होती है, डिफरेंस महसूस होता है। ऐसा क्यों? तो सबसे पहली बात तो चाहे एसीटोन हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे परफ्यूम हो, ये सब के सब हैं वॉलेटाइल लिक्विड्स। अब अगर आपको वॉलेटाइल लिक्विड्स का मतलब नहीं पता है तो आप चाहे कहीं पे लिख लो, वॉलेटाइल लिक्विड्स वो होते हैं जो बहुत आसानी से बॉयल हो जाएं, जो बहुत आसानी से अपनी स्टेट को लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर लेते हैं, बहुत इजीली कर लेते हैं, उनको वॉलेटाइल लिक्विड्स कहते हैं। अब ये सारे के सारे क्योंकि वॉलेटाइल लिक्विड्स हैं, तो वॉलेटाइल लिक्विड्स अगर ये है तो ये बहुत ज्यादा इजीली अपने आप को लिक्विड से कन्वर्ट कर लेंगे वेपर्स में। अब अगर ये लिक्विड से वेपर्स में अपने आप को कन्वर्ट करेंगे, तो क्या ऐसा करने के लिए इनको लेटेंट हीट चाहिए होगी? हाँ। अब ये लेटेंट हीट लेंगे कहां से? तो आंसर है लेटेंट हीट लेंगे फ्रॉम पाम, या जिसके साथ भी ये कांटेक्ट में है। अभी हथेली के साथ कांटेक्ट में, तो हथेली से ले लेंगे। तो बहुत सिंपल सा आंसर है, ऑल दीज लिक्विड्स आर हाईली वॉलेटाइल एंड दे गेट इजीली इवेपोरेट, या एंड दे बेसिकली कैन इजीली चेंज देयर स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर्स, requiring latent heat which they extract from the body in contact, let's say palm, जिसकी वजह से ठंडा इफेक्ट क्रिएट करके जाएंगे। अगला सवाल हमारे पास जिसके दो पार्ट आते हैं, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। नैफ्थलीन बॉल्स गायब हो जाती हैं कुछ टाइम के बाद पीछे बिना कोई सॉलिड छोड़े, क्योंकि आप सबको पता है नैफ्थलीन उन बहुत गिने चुने लोगों में से एक है जो कि सब्लिमेशन शो करता है, और सब्लिमेशन अगर ये शो करता है तो सीधा सॉलिड से ये बन जाएगा गैस, और ये लिक्विड तो बनेगा नहीं, जिसकी वजह से कोई रेसिड्यू नहीं छोड़ेगा, सीधा सॉलिड से गैस बन के उड़ जाएगा। अगले सवाल पे अगर आए तो वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। बहुत सिंपल सा आंसर है, और आंसर है डिफ्यूजन। हम बहुत दूर खड़े खड़े भी स्मेल सूंघ पाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम परफ्यूम लगाते हैं तो पार्टिकल्स जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में चले जाते हैं, डिफ्यूजन। इसका आंसर कैसे फ्रेम करेंगे? व्हेनेवर वी यूज परफ्यूम और डिओड्रेंट्स, तो particles are at higher concentration near the bottle or near the body, and particles get diffused from higher concentration to lower concentration, which is known as diffusion. That is why we can get the smell of perfume sitting several meter away, है ना? तो ऐसे करके आंसर आ जाएगा। इसी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि गर्म खाने की स्मेल हम तक जल्दी क्यों पहुंचती है एज कंपेयर टू ठंडे खाने की? सेम रीजन आपको वहां मिलेगा, बस वहां पे एक पॉइंट और ऐड हो जाएगा कि गर्म खाने में टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से डिफ्यूजन का रेट भी बढ़ जाता है। बाकी ये वाले पॉइंट्स तो आएंगे। इसके बाद ये सवाल हमने लेटेंट हीट वाले बहुत सारे क्वेश्चन किए थे वन शॉट में भी, जैसे कूलर गर्म क्यों कर देता है और ठंडा क्यों करता है सर्दियों, गर्म जो डेजर्ट कूलर है वो
ठंडी हवा क्यों फेंकता है गर्मियों में, ये हमने सवाल लिया था। मैंने बताया था डॉग्स अपनी जीभ को बाहर क्यों रखते हैं, लोग पानी स्प्रिंकल क्यों कर देते हैं, नहा के आओ पंखे के नीचे बैठो तो ठंडा क्यों लगता है ना, मटके में पड़ा हुआ पानी ठंडा क्यों जाता है। लेकिन ये एक अलग सवाल है और इसका आंसर कनेक्टेड है उससे ही। जैसे अभी आपको पता है समर चल रही है और मैंने यहाँ पे कॉटन की टी शर्ट पहन रखी है, पोलो टी शर्ट। आप सबको पता है कि कॉटन पहनना बहुत कंफर्टेबल होता है ड्यूरिंग समर्स। क्यों, आओ इसका रीजन जानते हैं। व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स शुड वी वियर इन समर। अब ये ऑब्वियस सी बात है कि हमें कौन से कपड़े पहनने हैं, कॉटन क्लोथ्स। लेकिन कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनने होते हैं समर में। क्या ऐसा कहना ठीक है कि बायोलॉजी का एक प्रोसेस है जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होता है, जिसको हम लोग पसीना आना बोलते हैं। स्वेटिंग से हमारे बॉडी का टेम्परेचर कैसे रेगुलेट करते हैं, तो जब भी हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं या गर्मी में होते हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। अब उसको अपने बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट कैसे करना है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, हमारे स्किन में स्वेट ग्लैंड्स होते हैं तो पसीना निकालती है। वो पसीना जब हमारे स्किन के सरफेस पे आता है तो वो इवापोरेट करता है, और इवापोरेट होने के लिए वो हीट कहाँ से लेके जाता है, लेटेंट हीट से। लेटेंट हीट कहाँ से लेके जाता है, बॉडी इन कांटेक्ट से, हमारी बॉडी से, जिसकी वजह से वो हमारी बॉडी को ठंडा कर जाता है। एज सिंपल एज दैट। इतना समझते हो पक्का। अब अगर कॉटन क्लोथ्स मैं पहनूंगा तो मेरे बॉडी में जो गर्मी में पसीना आएगा, कॉटन उसे एब्जॉर्ब करके ऊपर तक लेके आ पाएगा, जैसे मटके की दीवारें पानी को ला रही थी, जिसकी वजह से वो पसीना आसानी से इवेपोरेट हो पाएगा और ठंडक महसूस होगी। लेकिन वहीं पे अगर मैं कोई नायलॉन का कपड़ा पहन लूंगा या कोई ऐसा कपड़ा पहन लूंगा जो पसीने को उतने अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो मेरा पसीना टी शर्ट की वजह से, कपड़े की वजह से इवेपोरेट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से लेटेंट हीट मेरी बॉडी से कोई नहीं लेगा, जिसकी वजह से ठंडक महसूस नहीं होगी। तो इसका आंसर अगर फ्रेम करना हो तो वी शुड वियर कॉटन क्लोथ्स बिकॉज कॉटन कैन इजीली एब्जॉर्ब स्वेट which further evaporates by taking latent heat from the cloth and the body and we feel cool in summer। तो ऐसे latent heat वर्ड आना जरूरी है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर फ्रेम कर सकते हो, समझ गए। तो इसका जो पीपीटी है या पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, और ऐसे और भी सवाल लाएंगे। अभी हमने ऐसे सारे सवाल कंसीडर किए ताकि पूरा चैप्टर एक बार आपका गो थ्रू हो जाए, रिवीजन हो जाए। अगले चैप्टर का वन शॉट बहुत जल्द आ रहा है आपके पास, विच इज मोशन। तो कमेंट सेक्शन पे बताइएगा कि मोशन चैप्टर का आपको इंतजार है कि नहीं है। ज्यादा से ज्यादा कमेंट मिलेंगे मोशन के तो जल्द से जल्द मोशन का वन शॉट विद एक्सपेरिमेंट्स आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तब तक के लिए मिलते हैं। ये सारे क्वेश्चन आप प्लीज खुद से एक बार रिपीट कीजिएगा, मैं लिखित में दे सकता हूँ, इनमें से 2 या उससे ज्यादा सवाल आपको आपके एग्जाम में जरूर मिलने वाले हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।